नमस्कार, आदाब, नमन, प्रणाम सभी दोस्तों को पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास के अंदर हम चौहानों की विभिन्न मतों की यानी चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन विद्वान क्या मानता है। उसके बाद में हमने चौहानों के मूल स्थान के बारे में पढ़ा कि अलग अलग विद्वान चौहानों की उत्पत्ति का मूल स्थान मानते हैं, यानी इनका मूल ठिकाना कहां था, कौन सा ऐसा स्थल है जहां से चौहान पैदा हुए और चौहानों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। प्रारंभिक चौहान क्या थे कि गुर्जर प्रत्यारों के सामंत थे। फिर हमने बिजोलिया शिलालेख लिया। बिजोलिया शिलालेख गोपीनाथ शर्मा, प्रबंध को चितामणि मेरुतुंगा और चंद्रशेखर के महाकाव्य हमीर रासो, हमीर हट, हम इनके विद्वानों के मत लेते हुए ये पढ़ा था कि बिजोलिया शिलालेख में यह सिद्ध होता है कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश स्थापित किया। वासुदेव चौहान चौहानों का संस्थापक और आदि पुरुष कहलाता। वहां से लगा करके हमने अजयराज, अजयपाल, जिन्होंने गढ़बीटली पर दुर्ग बनवाया और अजमेर को शाकंभरी प्रदेश के अंदर अहित छत्रपुर जो उनकी राजधानी थी, जो कालांतर में बदलती रही और अब राजधानी बनाने का अजयराज ने अजमेर नगर को 1113 ईस्वी में बसा करके चारों ओर अपने चौहान साम्राज्य की स्थापना की। गौरवशाली राज्य स्थापित किया और विद्वान ये मानते हैं कि अजयराज का जो चौहान है, अजयराज चौहान का जो काल है वो चौहानों का निर्माण काल है और चौहानों का एकदम उत्थान का काल है। वो काल है अजयराज चौहान का काल। गौरवशाली पिता का पुत्र अन्नाजी अन्नोराज पैदा हुआ और अन्नाजी ने भी वो कार्य किए जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध रहे। तो हम अन्नाजी और अन्नोराज को आज पढ़ेंगे। अन्नोराज और अन्नाजी का जो काल है वो 1133 से 1145 ईस्वी तक माना जाता है। पहले मैं आप सबको हृदय के गहनतम स्थल से आपको खूब खूब साधुवाद, आभार, धन्यवाद कि आपने हमें इतना प्यार लुटाया, इतना आशीर्वाद लुटाया और आपने हमारे YouTube चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करने में, बेल आइकन दबाने में, लोगों के दिलों में जगह बनाने में आपने जो हमारी मदद की, इसके लिए हम आपको ब्रह्मांड की टोकरी भर करके कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो तरीका ऐसा होगा कि आपके दिलो दिमाग पे रहेगी। RS मेन के लिए, EO के लिए, BSTC के लिए, प्री बीएड के लिए, जिन्हें BSc BEd 2023 में जिस प्रकार क्वेश्चन आएंगे वो भी हम तरीका इसमें बताएंगे। और आप टारगेट RS प्री मेंस और कॉलेज लेक्चर के चले हैं। अब हमारा परिवार 2300 मेंबर को प्राप्त करने वाला है। जल्दी कीजिए, एक एक मेंबर को और बढ़ाइए और 2300 से पार लगाइए। आइए पढ़ते हैं अन्नाजी अन्नोराज। 1133 से 1145 ईस्वी का काल माना जाता। किसका? अन्नाजी का, अन्नोराज का। इन्हें हम किन दृष्टि में पढ़ेंगे? देखो, अन्नाजी का काल हम ऐसे कहेंगे अन्नोराज का काल। अन्नोराज को काल। कोई बात आपको समझ में नहीं आता है, किसी टॉपिक पे आपको पसंदीदा कोई टॉपिक है आपका और उसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कहिए, हम अगला वीडियो आपको उसके अनुसार बनाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, हमारी हौसला अफजाई करनी है, ये आपका काम है। अन्नोराज, अन्नोराज के देखो काल को हम किस रूप में पढ़ेंगे कि इसकी राजनीतिक उपलब्धि, इसकी राजनीतिक उपलब्धि, यानी अन्नाजी की राजनीतिक उपलब्धि क्या रही? अन्नाजी की राजनीतिक उपलब्धि क्या रही? अन्नाजी की राजनीतिक उपलब्धि के बाद में अन्नाजी का हम धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि ये जैसे शैव धर्मावलंबी था, उस धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अन्नाजी की साहित्य में क्या रुचि थी, इसको साहित्य की दृष्टि से पढ़ेंगे। अन्नाजी का निर्माण काल, अन्नाजी ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए, निर्माण काल, अन्नाजी का निर्माण काल, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार अन्नाजी के विद्वान और अन्नाजी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस रूप में पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम अन्नाजी की धार्मिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। अन्नाजी की राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी? देखो, अन्नाजी जब 1133 में गद्दी पर बैठे
इनकी राजनीतिक उपलब्धि। तो ये हमारा राजस्थान था। इस राजस्थान के अंदर यहां जो प्रदेश था हरियाणा का, इस हरियाणा को हरितानक कहा जाता था। हरितानक, हरितानक कहा जाता था। इधर पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी बहती थी, और सिंधु जो नदी बहती थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज जैसे नदी बहती थी। सिंधु, सिंधु, झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां थी। और ये क्रमशः उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती थी। और यहां जो हमारी घग्गरी थी, इस नदी का नाम था सरस्वती नदी। इस नदी का नाम था सरस्वती नदी। यहां जो गुजरात के अंदर जिनका शासन था वो था चालुक्य। चालुक्यों का शासन था, जिन्हें सोलंकी कहा जाता था। चालुक्यों का शासन था। इधर मालवा राज्य पड़ता था, और मालवा में जो शासक था वो था यशोवर्मा। यशोवर्मा। और पश्चिम की तरफ मुस्लिम साम्राज्य था। और मुस्लिम साम्राज्य, ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो पहली उपलब्धि है, पहली उपलब्धि, उसने तुर्कों को हराया। पहली उपलब्धि के अंतर्गत तुर्कों को हराया। अजय पाल के बाद, अजय राज के बाद तुरंत गद्दी पर बैठे अन्नाजी अण्णोराज, और तुर्कों ने आक्रमण किया। और जो ही तुर्कों ने आक्रमण किया, और यहां से पश्चिम से आक्रमण हुए, पश्चिम से आक्रमण हुए। हमारा जैसे इंडिया अपन जब यूं लेते हैं, ये इंडिया, और भारत के उत्तर की तरफ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, मान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियां हैं। और भारत की तरफ से जो मान हिमालय की, मध्य हिमालय की और शिवालिक जो पहाड़ियां हैं, चाहे वो काराकोरम हो, लद्दाख हो, जास्कर हो, पीर पंजाल हो, धौलाधर हो, ये क्रमशः जब हम उत्तर से जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं, दक्षिण की तरफ, तो ये उत्तल है। उत्तल यानी एकदम खड़ी है, दीवार की भांति खड़ी है। और तिब्बत की तरफ, चीन की तरफ अवतल है, ढलान है। तो इधर जो हमारा क्षेत्र था, 1962 तक भारतीयों की यह मान्यता थी कि हिमालय दीवार की भांति काम करता है, और ये नेचुरल सीमा है, और हिमालय भारत का रक्षक है। और कभी ये सोचा भी नहीं गया था कि चीन इस प्रकार दुष्ट प्रवृत्ति रख करके और भारत पे आक्रमण कर देगा। चीनी हिंदी भाई भाई का जो नारा है, उसे तार तार कर देगा, और विश्वास को ठेस पहुंचाएगा, और हिंदुस्तान के दिल को चीन तोड़ेगा। ये कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, और ये दीवार की भांति कार्य करता है। तो जब आधुनिक जमाने में इतने प्रकार के साधन हो गए, तो यहां से दुश्मन किसी भी हालात में नहीं आ सकते। भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति है, तीनों तरफ समुद्र पड़ता है। नावें इतनी स्टीमर इंजन वाली थी नहीं कि वो धरती पर रहे हुए लोगों पर आक्रमण कर सके। कालांतर में जब इतिहास जब आगे बढ़ा और समय का चक्र घूमा, तब जब नावें मजबूत हुई, तो विदेशियों ने आक्रमण करना शुरू किया। लेकिन भारत की सबसे ज्यादा आक्रमण करने का पाकिस्तान के अंदर ऐसे पर्वतमाला है, सुलेमान और किरतर। सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के मध्य एक आगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पहाड़ी पड़ती है हिंदुकुश। उस हिंदुकुश पर्वतमाला के अंदर एक दर्रा है, खैबर दर्रा। उस खैबर दर्रे से यहां सुलेमान किरतर में बोलन दर्रा, गोलन दर्रा, इन दर्रों से ये खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे, हिंदुकुश पर्वतमाला पे, फिर गोलन दर्रा सुलेमान किरतर पे, बोलन दर्रा सुलेमान किरतर पे, और इन दर्रों से पश्चिम से एक सुरक्षित जगह थी, वहां से मुस्लिम आक्रमण हुए और अरब प्रायद्वीप यहां पड़ रहे। तो पहले उन्होंने तुर्कों को हराया। किसने? अन्ना जी ने, अण्णोराज ने। और जब तुर्कों को हराया, तब तुर्कों के मांस के चीतड़े, तुर्कों के खून की नदियां बह गई। और अन्ना जी ने
इस धरती को अपवित्र माना। तब इस धरती को पवित्र करने के लिए अजमेर के अंदर 2 पहाड़ है। एक पहाड़ का नाम है नागपहाड़, नागपहाड़, नागपहाड़। दूसरा जो तारागढ़ है, गढ़ बीटली है, इन तारागढ़ के मध्य एक नदी बहती है, चंद्रा, चंद्रा। इस चंद्रा नदी पर बांध बनाया और पानी इकट्ठा किया, पूरी धरती को पानी से साफ किया और फिर इस बांध को खोल करके इस धरती को साफ किया। तो तुर्कों के खून के चीथड़े, मांस जो चीथड़े थे, उनको साफ करने के लिए अन्ना जी ने बिजोलिया शिलालेख यह कहता है कि 1133 से 1137 के मध्य अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया। अन्ना सागर झील या अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया। अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया। किसने करवाया? अन्ना जी ने। और कब करवाया? तुर्कों को हराने के बाद, तुर्कों के खून से सनी हुई धरती को साफ करने के लिए, निर्मल करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए उन्होंने तुर्कों को हराया 1133 से 37। ये कौन कहता है? ये बिजोलिया शिलालेख कहता है कि 1133 से 37 के मध्य बनाया। लेकिन पृथ्वीराज रासो इस 1133 को थोड़ा संशोधन करता है। कौन करता है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो साहित्य कहता है कि इसको 1135 से 1137 के मध्य बनाया। 1135 से 1137 के मध्य बनाया। ये इसकी तुर्कों को हराना इसकी राजनीतिक उपलब्धि है। लेकिन अन्ना सागर झील का निर्माण कराना ये उसके निर्माण के कार्यों में आता है। तो इस प्रकार अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया उसने 1135 और 37 के मध्य। आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसे 2 तरीके से पूछा है। एक बार तो उसने काल बताया 1133 से 37 के मध्य, और एक बार फिक्स डेट पूछी थी 1137 की, सन पूछा था तो 1137। यदि एक ही काल आ जाए और एक ही वर्ष लिखा हो 1135, 37, 33, 34, तो उसमें जो ऑप्शन होगा वो 1137 का सही होगा। फिर बिजोलिया शिलालेख के अनुसार आ जाए या मध्यावधि आ जाए तो 1133 से 1137 के मध्य उसने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। यह अन्ना सागर झील पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान में जो अजमेर शहर की जीवन रेखा कही जाती है, अजमेर शहर की जीवन रेखा कही जाती है। तो इस प्रकार अन्ना सागर झील का निर्माण किया। इसी अन्ना सागर झील के निर्माण, चलो इसका जब निर्माण की बात आ गई कि उसने तुर्कों को हराया तो इनकी राजनीतिक उपलब्धि थी। आगे अन्ना सागर झील के बारे में पढ़ते हैं कि अन्ना सागर जो झील निर्माण करवाया, जैसे ये झील है, ये झील है, इस झील के चारों ओर पहाड़ियां हैं इधर, और इस पहाड़ी के मध्य जो खाली भूमि पड़ी थी, इसको जब हम मुगलों की बात करें तो मुगलों का जो वंश चलता है उन्हें यदि अपन शॉर्ट करें तो भज्जो, जितने अपने काम है इतना। पहला कौन था? बाबर था। दूसरा कौन था? हुमायूं था। तीसरा कौन था? अकबर था। अकबर का काल सबसे बड़ा काल था। जहांगीर, फिर कौन सा काल था? जहांगीर का। जहांगीर के बाद में शाहजहां, और वर्तमान में हमारा मतलब किससे है? जहांगीर और शाहजहां से। जहांगीर ने यहां क्या बनवाया? शाही बाग बनवाया। शाही बाग बनवाया। इस शाही बाग को दौलत बाग कहते हैं। दौलत बाग, दौलत बाग अल्लाह का बाग, दौलत बाग अल्लाह का बाग, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ने जो सृष्टि रची वो दौलत बाग में बैठ के चली। जैसे मनु ने सृष्टि रची, अलग अलग मतों के अनुसार, अलग अलग धर्मावलंबियों के मत के अनुसार अलग अलग मत कहे जाते हैं, तो इसे भगवान का बाग, शाही बाग, दौलत बाग नाम दिया। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर कला का बड़ा शौकीन था, तो जहांगीर ने यहां इसे क्या बनाया? जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर ने क्या बनाया? दौलत बाग बनाया। जब यहां दौलत बाग बना दिया, तब बनाया था पूर्व की तरफ, और पश्चिम से, पूरे पश्चिम से गर्म जो हवाएं आती थी वो पानी से टकरा करके आती थी और ठंडी बाहर आती थी। उसी ठंडी बाहर के लिए उन्होंने क्या किया? उनके पास में रहने के लिए उनके जहांगीर के बेटे शाहजहां ने हवादार कमरे बनाए। शाहजहां ने क्या बनाए? हवादार कमरे बनाए। उन्हें कहते हैं बारहदरी। बारहदरी यानी 12 दरवाजों वाला स्वच्छ, निर्मल और ठंडी हवाओं वाला कमरा। तो बारहदरी, 5 बारहदरी बनाए, यानी 5 कमरे बनाए।
5 बारहदरियों का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। पूछा गया कि उसने अन्ना सागर झील का निर्माण अन्ना जी ने, अर्णोराज ने कराया 1133 से 37 के मध्य। शाहीबाग दौलतबाग का निर्माण करवाया जहांगीर ने। किसने करवाया? जहांगीर ने। और शाहजहां ने इसके चारों ओर क्या बनवाया? बारहदरी बनवाया। अब देखो, शाहीबाग दौलतबाग जब बना दिया, जहांगीर शराब का आदी था और इसने मेरुन्निसा से शादी की थी, जो एक विधवा थी। और मेरुन्निसा को पहली बार देखते ही इसने उससे अपना दिल दे बैठा और मेरुन्निसा का नाम दिया उसने नूरजहां। और नूरजहां हिंदुस्तान की बादशाह अपने बागडोर हाथ में ले ली और इसी दौलत बाग में, शाही बाग में नूरजहां के साथ में बैठा करती थी नूरजहां की मां अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम यहां जब बैठा करती थी तब वो अपने बेटी के साथ बैठे हुए खूब सारे पेय पदार्थ बनाने का अभ्यास करती थी और अपने ज्वाई को पिलाने के लिए, अपने ज्वाई को खिलाने के लिए नई नई रेसिपी बनाती थी। और राजस्थान के खमनोर की पहाड़ियों से जो चेदी नाम से गुलाब आता है, वहां से मंगवाया जाता था। जयपुर के पास में जो जम्बा रामगढ़ है, जम्बा रामगढ़ की घाटियों में जो गुलाब होता था, वहां से मंगवाया जाता था। और पुष्कर खुद गुलाब के लिए प्रसिद्ध था, गुलाब की खेती के लिए आज भी प्रसिद्ध है। तो वहां उन्होंने गुलाब के अलग अलग गुलकंद बनाना, अलग अलग पेय पदार्थ बनाना, गुलाब का शरबत बनाना, और बनाते ही बनाते उन्होंने, अस्मत बेगम ने गुलाब का इत्र बनाना प्रारंभ कर दिया। तो इसी अन्ना सागर झील के किनारे नूरजहां की मां, किसकी मां? नूरजहां की मां। नूरजहां की मां ने क्या बनाया? नूरजहां की मां अस्मत बेगम, जहांगीर की अस्मत बेगम जहांगीर की सासू मां थी और नूरजहां की मां थी। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इसी झील के किनारे गुलाब का इत्र बनाया, गुलाब का इत्र। अब देखो, तुर्कों की विजय के बाद में, अन्ना सागर झील के निर्माण के बाद में वापस आगे चलते हैं और वही हम अन्ना जी की राजनीतिक उपलब्धि के बारे में पढ़ते हैं कि अन्ना जी की और क्या राजनीतिक उपलब्धि थी, उनके बारे में पढ़ते हैं। साथ में राजनीतिक उपलब्धि के समय ही यदि कोई निर्माण करवाया गया है तो हम उस चीज को पढ़ेंगे और बताएंगे कि उनकी और क्या राजनीतिक उपलब्धि थी उस समय। उस समय जो चौहानों के साहित्य है वो ये बताते हैं कि जो हमने पश्चिम की स्थिति बताई, और पश्चिम में जो हमने बताया कि सिंधु नदी, सिंधु नदी और सिंधु, झेलम, चिनाब, ये आपके ज्योग्राफी में भी काम आएगी। और ये पूछा गया कि उसने क्रमश उत्तर से दक्षिण की तरफ नदियों का क्रम बताइए। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सतलज और हमारी जो घग्गर है जिसे हम सरस्वती कहते हैं, सरस्वती, इन्हें सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। ये 7 नदियों का प्रदेश होता है, सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। ये सप्त सिंधु प्रदेश तक इस अर्णोराज ने, किसकी उपलब्धि पढ़ रहे हैं? अर्णोराज ने। अर्णोराज ने, अन्नाजी ने किस पर आक्रमण किया? सप्त सिंधु प्रदेश को भी जीता। यानी सिंधु नदी तक उसने, रावलपिंडी तक, रावलपिंडी पड़ता है आगे पाकिस्तान में, वहां तक इसने सिंधु नदी तक, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जो सस्य श्यामला प्रदेश है, भारत का सबसे उपजाऊ प्रदेश हुआ करता था जब एकीकृत भारत में पाकिस्तान और भारत के मध्य, इस सस्य श्यामला प्रदेश को उसने अपने कब्जे में लिया। इतना बड़ा एरिया उसने लिया। इधर जब कहते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली के आसपास का और हरियाणा का शहर हरितानक, हरितानक, हरितानक यानी दिल्ली, सॉरी, दिल्ली प्लस हरियाणा भी इसके कब्जे में था। दिल्ली और हरियाणा भी इसमें कब्जे में था। तुर्कों को हराने के बाद इसने सिंधु से सिंधु प्रदेश तक, यानी सरस्वती और सिंधु नदियों के प्रदेश को जीता। इधर उसने हरियाणा और दिल्ली तक अपनी सीमा बढ़ाई, हरितानक तक। उस समय हरियाणा को हरितानक कहते हैं, जो दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र था। इधर हम जब मालवा की बात करते हैं तो उसने मालवा के यशो वर्मा को हराया, मालवा के यशो वर्मा को हराया। और
इधर इसने तुर्कों को हराया, तुर्कों को हराया, और तुर्कों को हरा करके मैंने आपको बताया कि किस प्रकार अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। इधर देखो इनकी सिंध तक, बलूचिस्तान तक सीमा इसकी बढ़ गई, इधर उनकी सिंधु नदी तक बढ़ गई, इधर इनकी हरियाणा दिल्ली तक बढ़ गई, इधर इन्होंने मालवा को जीता। अब रही बात चालुक्यों की। चालुक्यों के दो नरेशों के साथ में इसका मामला बैठा, इसके वैमनस्य से पैदा हुआ, और दो थे। एक तो थे चालुक्य नरेश सिद्धराज जयसिंह, चालुक्य नरेश सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह के साथ में इसकी पटरी नहीं बैठी। दूसरे सिद्धराज जयसिंह के बेटे थे चालुक्य कुमारपाल, चालुक्य कुमारपाल के साथ में इनकी पटरी नहीं बैठी। ये दो के साथ में इनकी पटरी नहीं बैठी। अब देखो, ये जब गद्दी पर बैठा तो उसने बैठने के कुछ समय बाद में चालुक्य नरेश सिद्धराज जयसिंह के ऊपर 1134 में, 1133 में बैठा और 34 में उसने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? सिद्धराज जयसिंह के ऊपर। कब किया? 1134 में। और सिद्धराज जयसिंह को हराया, सिद्धराज जयसिंह को हराया। हरा करके क्या किया? अन्ना जी ने उनकी बेटी मांगी और बेटी का विवाह सिद्धराज जयसिंह को करना पड़ा, क्योंकि हारा हुआ राजा या तो अश्व देता है, या हाथी देता है, या धन देता है, या जमीन का कुछ टुकड़ा देता है, या वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, ताकि आने वाले दिनों में ये साड़ासरी पर बेनोई आक्रमण नहीं करें। इस बात के लिए वो क्या करते थे कि इस प्रकार की जो कुछ भेंट दे करके, बड़ी भेंट, तुच्छ भेंट आदि भेंटें दे करके अगले वाले को राजी किया जाता था, ताकि किसी भी प्रकार का वापस पुनः आक्रमण ये नहीं करें, इस प्रकार का। तो सिद्धराज जयसिंह ने जब अन्ना जी अन्नोराज से 1134 में हार गया, तब सिद्धराज जयसिंह ने अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह, किसका विवाह? कांचन देवी का विवाह किसके साथ किया? कांचन देवी का विवाह अन्नोराज के साथ किया और मामला रफा दफा किया। यह बात है 1134 की। अब अजमेर आक्रमण जब चालुक्य नरेश सिद्धराज जयसिंह का अजमेर का आक्रमण जब विफल कर दिया और इस प्रकार कांचन देवी से विवाह कर दिया, लेकिन 1142 में एक बार पुनः सिद्धराज जयसिंह के बाद में कुमारपाल आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? कुमारपाल। अब देखो इसको समझाते हैं कुमारपाल के। गुजरात के चालुक्य नरेशों का हेमचंद्र एक विद्वान हुआ है। उस हेमचंद्र ने चालुक्य नरेशों के बारे में दव्या सर्वे नाम से एक काव्य लिखा है। दव्या सर्वे नाम से एक काव्य लिखा है और दव्या सर्वे काव्य ये कहता है, अब हेमचंद्र ने चालुक्यों के अधीन था तो वो दव्या सर्वे चालुक्यों का डंका बजाएगा, चालुक्यों के बारे में वो पॉजिटिव लिखेगा। तो दव्या सर्वे 1142 का जो कारण मानता है वो अन्नोराज को मानता है, क्योंकि चालुक्य नरेशों के अधीन थे। और काव्य का नाम क्या है? काव्य का नाम है दव्या सर्वे। दव्या सर्वे, इसमें विभिन्न प्रकार के सूत्र भी दिए हैं और चालुक्यों के इतिहास लिखा है, चालुक्यों का इतिहास लिखा है, चालुक्यों की बातें लिखी है इसमें दव्या सर्वे में। यह मानता है कि 1142 में यानी 1134 में सिद्धराज जयसिंह को हराया, सिद्धराज जयसिंह को हराया, लेकिन इससे इसका घाप नहीं मिटी। और किसने आक्रमण किया? कुमारपाल ने। दव्या सर्वे यह कहता है, दव्या सर्वे जो हेमचंद्र का काव्य है, यह कहता है कि इसमें दोषी कौन था? इसमें दोषी अन्नोराज था, अन्नोराज था। 1142 में जो लफड़ा हुआ चालुक्यों के मध्य और चौहानों के मध्य, उसका दोषी अन्नोराज को मानता है। कौन मानता है? दव्या सर्वे काव्य जो हेमचंद्र का है। ये मानता है कि 1142 तक आते आते इस अन्नोराज ने ऐसे तार कसे, ऐसे स्क्रू कसे, किसके? कुमारपाल के, कि सामंतों में फूट डाल दी। चार नामक एक व्यक्ति को, जो उस समय प्रधान के पद पे था,
उसको भड़का करके उसने क्या किया, सामंतों में फूट डाल दी, उसका भाई था। और इस प्रकार सामंतों में जब फूट डाल दी तो चालुक्यों का जीना हराम हो गया। तो चालुक्यों ने कहा कि चोर है वो चोर क्यों मारे, चोर के मां को ही मारे। और उन्होंने आक्रमण किया कहां, अजमेर पर। बिजोलिया शिलालेख ये लिखता है कि जब आक्रमण किया गया तब आबू के निकट इनका भिड़ंत हुआ, अन्नोराज और इधर से चालुक्य। और कहां भिड़े, आबू पर। जब आबू पर भिड़े तो कुमारपाल जीत गया और अन्नोराज हार गया। तो कुमारपाल ने क्या किया कि अजमेर पर आक्रमण किया, लेकिन सुदृढ़ किले को देख करके वापस लौट गया और उसे हार का सामना करना पड़ा। अब कुछ काव्य वो कुछ अलग अलग कहते हैं, वो कुछ काव्य ये कहते हैं जैसे प्रबंध कोश वगैरह वगैरह, जय सिंह, जिनदत्त, प्रबंध कोश, जिनमंडन और जय सिंह सूरी का जो काव्य है वो एक अद्भुत बात बताते हैं। वो बात बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि अन्नोराज अपनी पत्नी के साथ में, कौन, अन्नोराज अपनी पत्नी के साथ में, और उस पत्नी का नाम वो बताते हैं देवल देवी, कि देवल देवी, ये देवल देवी बहन किसकी थी, कुमारपाल की बहन थी। होती है वैमनस्य की भावना कि अन्नोराज अपनी पत्नी देवल देवी के साथ में बैठा था और चौपड़ खेल रहा था मनोरंजन के लिए, और देवल देवी कुमारपाल की क्या थी, बहन थी। और दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, हास्य विनोद कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर हंस रहे थे। और एक दूसरे के जब हंसते हंसते उन्होंने क्या किया, एक दूसरे का खोटापन, एक दूसरे में दोस्त निकालने लगे। दोस्त निकालते निकालते जब अन्नोराज ने चौहानों की प्रशंसा की, तब कुमारपाल की बहन देवल देवी ने अपने वंश चालुक्यों की प्रशंसा की। और अमूमन होता है, अन्नोराज गाली निकालने लगा और कहने लगा तुम्हारे पिता ऐसे थे, तुम्हारे पिता जयसिंह को तो, सिद्धराज जयसिंह को तो मैंने हराया था, कुमारपाल क्या भला है, तुम्हारे पिता ऐसे, तुम्हारी मां ऐसे, दोष देने लगे। और ये हास्य विनोद वैमनस्य में बदल गया। और जब वैमनस्य में बदल गया तो उसने, देवल देवी ने कहा कि तेरे को देखती हूं, और अहंकार में अन्नोराज को सबक सिखाने के लिए कुमारपाल को आमंत्रित किया कि आओ। ये कौन कहता है, जय सिंह सूरी, जिनमंडल, प्रबंध कोश काव्य यही कहता है कि उनको बुलाया और कुमारपाल सेना लेकर के आया। पहली बार तो उसने कुमारपाल को हरा दिया, लेकिन दूसरी बार 1150 के आसपास उसने जब अजमेर पर आक्रमण किया तो अन्नाराज को हार माननी पड़ी। और अन्नोराज को हार माननी पड़ी और अपनी बेटी थी जलन, जिसे जलना कहते हैं, जलना का विवाह कुमारपाल के साथ में करके चालुक्यों से छुटकारा प्राप्त किया और चालुक्यों से बला छुड़वाई कि जलन और जलना के साथ में उसे विवाह करके उसे बहनोई बनाया और खुद साला बना। और इस प्रकार कुमारपाल विवाह करके जब वापस लौट रहा था, तब कहते हैं कि उसने चलते हुए चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया। तो चित्तौड़गढ़ को कुमारपाल ने जीत लिया, लेकिन उसका आतंक जरूर था अन्नोराज के समय। तो इस प्रकार पति और पत्नी के मध्य विवाद हुआ और बात साम्राज्य तक आ बढ़ी। इस प्रकार हम उसके राजनीतिक उपलब्धि के बारे में पढ़ रहे थे कि जयसिंह सिद्धराज को उसने हराया। जयसिंह सिद्धराज के आने वाले उत्तराधिकारी में कुमारपाल ने अन्नोराज को हराया, बिजोलिया शिलालेख कहता है। इधर यशोवर्मा जो मालवा का शासक था, उसको अन्नोराज ने पराजित किया, हरितानक और दिल्ली को जीता। इधर उसने सिंधु सरस्वती तक जीता, तुर्कों को हराया और अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। अब देखो उसकी धार्मिक उपलब्धि, किसकी, अन्नोराज की। वो शिव का बड़ा भक्त था, शिव जी की पूजा है वो किया करता था और पुष्कर जाकर के वो शिव जी को भोग भी लगाता था और कहते हैं कि विभिन्न मंदिरों में आराधना किया करता था सेव उपाचक। लेकिन इतिहास के अंदर वो राजा ज्यादा सफल हुआ है जो कट्टर नहीं है,
उदार दिल का है, वो राजा हमेशा अपना साम्राज्य बढ़ाया उसने। ये शिव उपासक था। अन्नोराज किसका उपासक था? शिव का उपासक था। शिव का उपासक होते हुए भी अन्नोराज, अब वो कहां आ गया? अजयपाल ने राजधानी स्थापित की अजमेर। पहले इनकी राजधानी कहां थी? आई छत्रपुर। आई छत्रपुर किसको कहते हैं? नागौर को। नागौर को कहते हैं, नागौर को। इधर पड़ती थी सांबर। सांबर, ये क्षेत्र सांबर, और इस प्रकार इनका क्षेत्र था। अब ये राजधानी कहां ले आए? अजयपाल लेके आया, और अन्नोराज यहां रह रहा था। यहां रहते हुए अन्नोराज शिव उपासक था, लेकिन साहित्य में ये हमें प्रमाण मिलता है कि उसने एक संप्रदाय था खरतरगच। खरतरगच, इसने खरतरगच को भूमि दान दी। खरतरगच को भूमि दान दी, भूमि का दान दिया। कौन से संप्रदाय को? खरतरगच को। खरतरगच जैन संप्रदाय। खरतरगच जैन संप्रदाय। देखो, भगवान महावीर थे। भगवान महावीर के 10+1 यानी 11 गणधर हुए। गणधर यानी मुख्य शिष्य। 11 मुख्य शिष्य थे। 11 मुख्य शिष्यों में सबसे ज्यादा जो उनकी शिष्यों की लीडरशिप करता था भगवान महावीर के साथ साथ, वो था गौतम। गौतम उनका मुख्य शिष्य था। और ऐसा कहा जाता है कि गौतम और 9 शिष्य यानी टोटल 10 शिष्य, कुल 10 शिष्य भगवान महावीर के जीवित रहते हुए स्वर्ग सिधार गए थे। और जब भगवान महावीर के जीवित रहते हुए स्वर्ग सिधार गए, तब सुधर्मा नाम का व्यक्ति जो गणधर था, वो उनका गद्दी पर बैठा और उनकी परंपरा को चलाया। किसने? सुधर्मा ने। सुधर्मा के अंतर्गत उसी पीढ़ी में जिनेश्वर सूरी कौन हुए? जिनेश्वर सूरी। इन जिनेश्वर सूरी ने पाटन के अंदर, जिनेश्वर सूरी ने पाटन के अंदर चैत्यवासी चैत्यों में रहते थे, यानी बौद्धों के बौद्ध होते हैं चैत्यवासी, जो बौद्ध धर्म को पालने वाले थे। चैत्यवासी सुराचार्य को हराया। किसको? सुराचार्य को। सुराचार्य को हरा करके इन्होंने खरतरगच की उपाधि धारण की। खरतरगच। और यही खरतरगच जिनेश्वर सूरी के कारण जैन संप्रदाय का अंग बना। जैन संप्रदाय का अंग बना। इन्हीं के काल में जिनेश्वर सूरी के हम पढ़ते हैं जिनवल्लभ सूरी, जिन विजय सूरी, जिनवल्लभ सूरी, जिनवल्लभ सूरी। तो इस प्रकार इन्होंने जैन परंपरा को आगे बढ़ाया। खरतरगच के अनुयायियों को इन्होंने अन्नोराज ने भूमि दान दी। अन्नोराज ने भूमि दान दी। इसका मतलब वो धर्म सहिष्णु व्यक्ति था। ये इनके निर्माण काल में कहा जाता है कि ये इनका जो धार्मिक स्वभाव था वो बड़ा ही क्या था? उदार दिल का था। इनके काल में खूब सारे ऐसे विद्वान भी रहे हैं, जैसे देवबोध है, धर्मघोष है। देवबोध और धर्मघोष इनके साहित्य की दृष्टि से ऐसे विद्वानों के बारे में जब पूछा जाए तो देवबोध इनके विद्वान रहे हैं, धर्मघोष इनके विद्वान रहे हैं। इस प्रकार देवबोध और धर्मघोष इनके विद्वान रहे हैं। अब देखो, अपने ये पढ़ा था कि चालुक्य नरेश था। चालुक्य नरेश हमने सिद्धराज जयसिंह के बारे में पढ़ा था। सिद्धराज जयसिंह के बारे में था। उसकी कांचन देवी, सिद्धराज जयसिंह की बेटी थी कांचन देवी। और इसके 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। एक योध्या राजकुमारी थी। योध्या राजकुमारी थी। योध्या गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र के और उत्तरी भाग को कहा जाता है। योध्या राजकुमारी थी, उसका नाम था सधवा। योध्या राजकुमारी का नाम था सधवा। कांचन देवी से जो बेटा हुआ उसका नाम था सोमेश्वर। कांचन देवी से जो बेटा हुआ उसका नाम था सोमेश्वर। और जो सुधवा या सधवा, सुधवा या सधवा, सुधवा या जो सधवा था, उनके 3 पुत्र हुए। सधवा या सुधवा के 3 पुत्र हुए। उनमें एक था बिशल देव, एक था जगदेव और देवदत्त।
3 बेटे थे। कांचन देवी के सोमेश्वर पैदा हुआ और योद्धे राजकुमारी सुधवा के 3 बेटे हुए, जिनको हम पढ़ते हैं वो है देवदत्त, जगदेव, जो इतिहास में जग्गादेव के नाम से ज्यादा जाना जाता है, और बीसल देव। तो इस प्रकार कहते हैं कि इस जगदेव ने, ये बड़ा था, इस जगदेव ने अपने पिता अन्नोराज की हत्या कर दी और इतिहास में चौहानों में पितृहंता राजा के रूप में कुख्यात हुआ, पितृहंता राजा। और जगदेव कुछ समय के लिए राजा बना, लेकिन जागीरों ने, सामंतों ने राजा रहने नहीं दिया। उसके बाद में जो कांचन देवी का बेटा था सोमेश्वर और योद्धे राजकुमारी का बेटा था, कांचन देवी का सोमेश्वर था, और सुधवा जो योद्धे राजकुमारी थी उनके 3 बेटे थे, जगदेव, बीसल देव और देवदत्त। इस प्रकार हम जो वर्णन करते हैं कि चौहानों में पितृहंता कौन हुआ, तो पितृहंता हुआ वो था जगदेव, उसने अपने पिता की हत्या कर दी। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार बीसल देव आए, बीसल देव क्या कहलाए, कवि बांधव कैसे कहलाए, सोमेश्वर ने राज्य किस प्रकार किया, और इसी सुधवा का एक बेटा और था जो कालांतर में पृथ्वीराज तृतीय जिसे हम कहते हैं, वो किस प्रकार राजा बना। और फिर पृथ्वीराज तृतीय तक हम जाएंगे, चौहानों का सवर्ण काल बताएंगे कि बीसल देव का काल चौहानों का सवर्ण काल क्यों कहा जाता है। बने रहिए पीसी सांचौरी ऐप के साथ।